हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों से आप कह सकते हैं जो पूरी थ्योरी है एक तरीके से आपकी दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेल डिवीजन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अर्धसूत्रण के फलस्वरूप यानी मियोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो डिप्लॉयड हैं स्पेशली 2n वाले यानी द्विगुणित जो सजीव हैं उनके अंदर अर्धसूत्रण से यानी मियोसिस से क्या होगा। तो हम पहली बात करते हैं कि युग्मक बनते हैं, तो सही बात है, युग्मक बनते हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, सही बात है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या, ये भी सही बात है। विभिन्नता आती है यानी वेरिएशन आते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं तीनों ही ऑप्शन सही है यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी गैमेट्स भी बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी रिड्यूस हो जाते हैं और वेरिएशन भी आ जाते हैं, इसलिए सारे ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्रीय यानी अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था पर युग्मकों का आनुवंशिक संगठन अंततः निर्धारित हो जाता है। यानी जो युग्मक बनेंगे यानी जो गैमेट बनेंगे वो डिसाइड कब हो जाते हैं। युग्मक का जो फाइनली यानी जो गैमेट का फाइनली जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, उसमें कौन कौन से जीन आएंगे उस युग्मक में, ये कब डिसाइड हो जाता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रथम होता है फर्स्ट मियोसिस होता है ना। मियोसिस फर्स्ट को याद करो पहले। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आप कह सकते हैं दो डॉटर सेल बनेंगे, उनमें आधे आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं अभी गैमेट नहीं बने हैं। गैमेट किस में बनते हैं? मियोसिस सेकंड के उपरांत यानी मियोसिस सेकंड में गैमेट बनते हैं। और इसका जो प्रोफेज होता है उसमें भी गैमेट पूरी तरीके से यानी गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं, मेटाफेज में भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका जो एनाफेज होता है मियोसिस सेकंड का एनाफेज जो सेकंड होता है, इसके अंदर आप कह सकते हैं फाइनली वो दोनों गुणसूत्र हैं अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं एक से पहले दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, फिर इनसे प्रत्येक से ऐसे दो दो बनती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से टोटल 4 बन जाती हैं। तो मियोसिस जो सेकंड है उसका जो एनाफेज सेकंड है उसमें तो देखो मध्यावस्था फर्स्ट में तो कोई चांस ही नहीं है गैमेट का, स्लिप फर्स्ट तो दोनों ही यानी मध्यावस्था फर्स्ट एंड पश्चावस्था फर्स्ट ये दोनों हटा दो, यानी मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट को तो हटा दो। अब बात आती है सेकंड मियोसिस की। तो मियोसिस सेकंड में जो मध्यावस्था होती है उसमें अभी भी गुणसूत्र हैं वो स्प्लिट नहीं हुए हैं, सिर्फ मेटाफेजिक प्लेट बना है यानी अलग अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से यहां पर इस एनाफेज के दौरान जो कह सकते हैं कि गैमेट का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो जाता है दोस्तों। तो एनाफेज सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है, कब होता है? यानी मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, कब होगा? बोले लैंगिक जनन के दौरान। लैंगिक जनन के दौरान, सही बात है, होता है। कायिक जनन के दौरान, क्या सही बात है ये? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है? नहीं होता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा होता है? समसूत्री। लैंगिक और कायिक जनन दोनों के दौरान, बोले नहीं होनी, लैंगिक जनन के दौरान होगा, कायिक जनन के दौरान नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी आंसर नहीं आ सकता। इसमें क्या आएगा? ओनली लैंगिक जनन के दौरान, यानी मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही मियोसिस होता है दोस्तों। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम के दौरान क्या होता है? अर्धसूत्री, देखो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी पश्चावस्था प्रथम यानी एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एनाफेज जो फर्स्ट के दौरान क्या होता है? तो एनाफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में क्या होता है? समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, हमें पता है। तो हम यहाँ बात करेंगे समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। यानी हमने ऐसे देखा था कि ये गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र इस तरीके से जोड़े में थे दोस्तों। समजात गुणसूत्र हैं वो कैसे थे? इस तरीके से जोड़े में थे। अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये ऊपर ये एक ध्रुव की तरफ, ये दूसरे ध्रुव की तरफ ऐसे चला जाता है। यानी समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र का विदलन नहीं होता है, गुणसूत्र नहीं टूटता है, गुणसूत्रीय बिंदु से नहीं टूटता है, जबकि समजात गुणसूत्र दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन देख लो, असमजात गुणसूत्र, नॉन होमोगोलस क्रोमोसोम, उनका तो मतलब ही नहीं है। सह अर्ध गुणसूत्र जो आप कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड,
सैर सूत्र का मतलब है सिस्टर क्रोमेटिड। तो बोले सिस्टर क्रोमेटिड पृथक नहीं होते, ये दोनों पृथक नहीं होते। सिस्टर क्रोमेटिड कौन से हैं? ये दोनों हैं, तो ये पृथक नहीं होते। और आप कह सकते हैं जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो, बोले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो आपस में जुड़े ही नहीं रहते, सिर्फ ये समजात गुणसूत्र हैं दोनों वो अलग होते हैं। तो सही आंसर आएगा यहाँ पर समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, यानी ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं दोस्तों। फिर समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या बात है? तो इसकी विशेषता यानी माइटोसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला है न्यूनकारी विभाजन। क्या इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है? बोले नहीं, इसमें तो सम रहता है, तो इसको सम विभाजन बोलेंगे, यानी ये सम विभाजन है। तो यानी एक तरीके से इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन का जो युगली होता है, जो बाइवेलेंट होता है, वो किससे बनता है? तो आप मियोसिस में बाइवेलेंट की अगर बात करते हैं, मियोसिस में बाइवेलेंट, तो मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, याद करो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट दोस्तों, याद करो उसको। उसके अंदर 5 परावस्थाएं थी। 5 परावस्थाएं कौन सी थी? बोले एक तो था लेप्टोटीन, ठीक है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पेकाइटिन, इस तरीके से अवस्थाएं थी, याद करो इनको। ठीक, ऐसे ही पेकाइटिन के अलावा लास्ट में थी कौन सी? डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। ऐसे 5 परावस्थाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 परावस्थाएं प्रोफेज फर्स्ट में हो रही है। और इसमें क्या होता है? बोले ये मियोसिस फर्स्ट का युगली जो होता है बाइवेलेंट कब बनता है? तो दोस्तों युगली का मतलब ये होता है, बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 स्ट्रक्चर्स एक साथ ऐसे आ जाएं तो उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। यानी एक क्रोमोजोम मियोसिस फर्स्ट में और ये दूसरा क्रोमोजोम यानी होमोलोगस क्रोमोजोम एक साथ आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट बोलेंगे, यानी युगलक बोलेंगे, युगली बोलेंगे। तो ये कब बनता था? तो बोले देखो प्रोफेज फर्स्ट में बनता है वैसे तो, लेकिन क्या लेप्टोटीन में बनता है या जाइगोटीन में बनता है? तो बोले लेप्टोटीन के अंदर तो गुणसूत्र हैं वो दिखते हैं, है ना, कंडेंस होने लगते हैं। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, समजात गुणसूत्र कि ये जो बाइवेलेंट बनता है कब बनता है? ये जाइगोटीन में बनता है। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में काइजमेटा दिखता है, डाइकाइनेसिस में काइजमेटा गायब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं कहां पर बनता है, किससे बनता है, ऐसे बता रहे हैं। तो अब यहां पर युगली जो बाइवेलेंट किससे बनता है, किस अवस्था में बनता है, ये तो हमें पता है। ये किस अवस्था में बनता है? जाइगोटीन अवस्था में बनता है। लेकिन ये किससे बन रहा है? तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 2 समजात गुणसूत्र दिख रहे हैं, 2 आप कह सकते हैं यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो क्या लिखा हुआ है? 2 अर्धसूत्रों और 1 सूत्र केंद्र से। 2 अर्धसूत्र का मतलब 2 क्रोमेटिड और 1 सेंट्रोमियर से। तो क्या यहाँ 2 क्रोमेटिड ही है? नहीं, यहाँ पर आपको 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टेट्राड दिख रहा है ना, 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड और 2 आप कह सकते हैं गुणसूत्रीय बिंदु दिख रहे हैं आपको, 2 गुणसूत्र केंद्र यानी सेंट्रोमियर दिख रहे हैं। 2 क्या दिख रहे हैं? सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2 अर्ध गुणसूत्रों और 2 सूत्र केंद्रों से, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 यहां पर अर्ध गुणसूत्र होंगे, तो 4 अर्ध गुणसूत्र और 2 सूत्र केंद्रक होंगे, ठीक है ना, यानी 2 सेंट्रोमियर हैं और 4 क्रोमेटिड हैं। तो यहां पर बात करेंगे 4 क्रोमेटिड यानी एंड 2 सेंट्रोमियर से बनके ये क्या बनता है? बाइवेलेंट बनता है दोस्तों। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हो वो किस अवस्था पर होती हैं? यानी सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, कौन सी अवस्था में होते हैं? बोले G0 में होती हैं, ये तो हमें पता है भाई। G1 के अंदर तो आप कह सकते हैं विभाजन की तैयारी होती है, G2 में भी होती है, यानी यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेली बनते हैं। S प्रावस्था में DNA बनता है, यहाँ DNA बनता है, यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, यानी आप कह सकते हैं जो वृहत अणु जो है, जैव अणु है वो बनेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन वगैरह, RNA वगैरह, सेल ऑर्गेनेली वगैरह सारे बनेंगे। लेकिन G0 के अंदर वो फेज मतलब कोशिका विभाजित नहीं होती है। अब देखिए प्रश्न 1 कि निम्न दी गई परिघटनाओं में से कौन सी परिघटना समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं दिखाई देती है? समसूत्री विभाजन में कौन सी नहीं दिखती है? बोले क्रोमेटिन का संघनन, ये तो होता है। क्रोमेटिन का संघनन यानी क्रोमेटिन से क्या बनता है? बोले क्रोमोसोम बनते हैं। कब बनते हैं? प्रोफेज में बनते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं, तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, वो तो हमें पता है, उसका संघनन होता है, ये घटना होती है। तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना, ये भी होती है। तारक केंद्र जो है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, हमें पता है। एक तारक केंद्र है वो ऐसा है और दूसरा तारक केंद्र यहाँ से ऐसे चलता है। प्रोफेज फर्स्ट में हमने बताया था कि वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगता है। ऐसे गुणसूत्रों का दिखाई देना जिनके दोनों अर्ध गुणसूत्र परस्पर सूत्र केंद्र पर जुड़े होते हैं, तो साहब ये भी दिखता है, यानी जिनके गुणसूत्र है ये और इसके दोनों अर्ध गुणसूत्र प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज में ऐसे दिखते हैं,
ठीक है, क्योंकि एनाफेज के अंदर ये अलग होंगे, बाकी तो ऐसा दिखते हैं। तो ये तीनों ही घटनाएं होती हैं। कौन सी घटना नहीं होती? जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया? वैसे आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धगुणसूत्र यानी अर्धसूत्री विभाजन के विषय में गलत कथन को पहचानिए, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है मियोसिस के बारे में। तो पहला है समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना। सही बात है, समजात गुणसूत्र हैं वो युग्मित होते हैं, यानी समजात जो गुणसूत्र हैं ऐसे युग्म बनाते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं, यानी युगली बना लेते हैं इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं साहब, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। 1 सेल से आप कह सकते हैं पहले 2 बनती हैं, फिर इन 2 से आप कह सकते हैं ऐसे ईच से 2 बनती हैं, तो 4 टोटल बनती हैं। सही बात है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, यानी 2n होते हैं तो कितने हो जाते हैं? n, यानी 46 है तो कितने हो जाते हैं लास्ट में? 23 हो जाते हैं। पता है डीएनए प्रतिक्रियन 2 चक्र पूरे हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की डीएनए 2 बार, बोले नहीं ओनली 1 बार ही इंटरफेज के दौरान पहले मियोसिस फर्स्ट से पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद में जब मियोसिस सेकंड आता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड आता है, तो उन दोनों के बीच में कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर ये जो है ना 1 बार ही होता है, 1 साइकिल ही होता है, 1 चक्र ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो ये आप कह सकते हैं इसके बारे में गलत है। 3 कथन जो है वो सही है, ये कथन गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए, यानी जो जीवन स्टेज है जो आप कह सकते हैं उसके बारे में सही कथन कौन सा है। तो यहां पर देखिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। तो यहां पर पहला ऑप्शन है कोशिका उपापचयी दृष्टि से निष्क्रिय होती है। तो ये तो अपने आप में आप कह सकते हैं गलत हो गया, क्योंकि कोशिका जो है उपापचयी दृष्टि से क्या होती है? जीवन में सक्रिय होती है, कुछ बनाती है ना भाई। जीवन के अंदर आप कह सकते हैं बहुत सारे प्रोटीन वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कोशिकांग का संश्लेषण होता है, तो सक्रिय होती है। कोशिका के डीएनए का प्रतिक्रियन नहीं होता है, सही बात है। जीवन प्रावस्था के दौरान नहीं होता है, प्रतिक्रियन नहीं होता है, ये सही बात है, ये गलत बात है। तो यहाँ एस प्रावस्था के दौरान होता है, यानी एस अवस्था के दौरान क्या होता है दोस्तों? डीएनए का प्रतिक्रियन। यह संश्लेषण की प्रावस्था है, संश्लेषण तो होता है, सही बात है इसमें, है ना, संश्लेषण की प्रावस्था है, तो ये भी सही है। लेकिन यहां पर ये मेरे हिसाब से आना चाहिए नहीं है, संश्लेषण की प्रावस्था नहीं है, ऐसे ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में देखिए इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल का फेज का मतलब इसमें मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं होता है, बोले होता है, मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस जीवन में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। कोशिका की वृद्धि रुक जाती है, नहीं, कोशिका की वृद्धि यानी कोशिका है वो जीवन के दौरान ऐसे उसमें आकार में बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन आएगा कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बोले ये भी गलत है। सेल मतलब इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, ये भी गलत है ना, नोट नहीं आना चाहिए। सेल स्टॉप ग्रोविंग, बोले नहीं ग्रो करती है, तो सही क्या हो गया? डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, यानी आप कह सकते हैं इस अवस्था के दौरान क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। किस अवस्था के दौरान होता है? एस फेज के ड्यूरिंग होता है। तो दोस्तों यहां पर ये काफी बेसिक क्वेश्चन थे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, यानी यहाँ पर जो भी हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं उससे जो बेसिक लर्नर है, यानी जो स्टूडेंट अभी बेसिक तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे एवरी क्लास के बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, थैंक यू।